हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम केपीएच बायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर ग्रेजुएशन बीएससी के बाद माइक्रोबायोलॉजी में किस प्रकार के करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, जॉब और उसकी सैलरी किस प्रकार हो सकती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपने मुझे कमेंट में पूछा था, मैंने भी आपको कमेंट किया था कि मैं माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले। तो लगे रहिए, स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी है, हमारे जो बीएससी कंप्लीट होती है, ओके, बैचलर कोर्स है, ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होता है तो हमारे पास कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ओके, तो उसके बारे में हम जानना जरूरी होता है। तो देखो, यहाँ पे हमें यही पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें एकेडमिक्स में जाना है या हमें इंडस्ट्रियल एरियाज में जाना है या हमें गवर्नमेंट सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे हम आफ्टर ग्रेजुएशन हम प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो देखो, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी देती है, तो मैं ही खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मेरा भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हुआ है, तो मैंने एमएससी करने के बाद फार्मास्यूटिकल ज्वाइन की थी। ओके, तो फार्मास्यूटिकल्स में हमें क्या स्कोप रहता है, हमें वहां पे क्या काम रहता है, तो इसके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमें क्या काम रहता है, उसी के बारे में हमें अलग वीडियो में जानेंगे। तो उसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट में बताओ, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की क्या जरूरत होती है और हमें वहां पे क्या काम होता है, वो हम या उसी अलग वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम ओवरव्यू देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये हम डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको चाहिए वो वीडियो या नहीं। तो क्यूसी माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन होता है, कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन होता है, उसमें आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है। उसके बाद वहां पे जीपीटी मींस ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट होती है। जो मीडिया रहता है माइक्रोबायोलॉजी का, आपको पता ही होगा मीडिया क्या है, बीएससी तो आपने माइक्रोबायोलॉजी में की होगी, तो आपको मीडिया क्या है वो पता ही होगा। उसकी जीपीटी करनी जरूरी होती है। उसके बाद माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, ओके, एमएलटी में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का टेस्टिंग करना पड़ता है, वाटर का भी टेस्टिंग करना पड़ता है, तो ये एमएलटी में होता है। उसके बाद स्टेरिलिटी, इस प्रकार के अलग अलग सेक्शन रहते हैं, वो डिटेल में हम जानेंगे। ये सिर्फ मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए बताया है। तो ये फार्मास्यूटिकल्स में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो आफ्टर बीएससी जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं, तब वहां पे आपको 10,000 to 12,000 तक सैलरी मिलती है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आपको यहाँ पे इतनी ही सैलरी मिल पाती है। मगर जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट होता है, उसके एग्जाम निकलती है। उस एग्जाम को देकर आप वहां पे जा सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट के वहां पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत मिलती है। ओके, वाटर प्यूरिफिकेशन, वहां पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, यहाँ पे हम गवर्नमेंट सेक्टर का देख रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसके बाद जो गवर्नमेंट लैबोरेटरीज होती है, गवर्नमेंट लैबोरेटरीज, वहां पे भी आप जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट लैबोरेटरीज होती है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ओके, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बाद जो आता है फूड इंडस्ट्री। ओके, फूड इंडस्ट्री में भी
माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ये आता है। तो प्राइवेट सेक्टर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सेकंड है फूड इंडस्ट्री, ओके। उसमें उसके बाद जो आती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, थर्ड नंबर की जो है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, ओके। यहाँ पे भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी रहती ही रहती है, ये आफ्टर बीएससी, ओके। इसी के बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है, यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज आपने सुनी है, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज, ओके। तो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में आपको स्पेशली यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है और यहाँ पे लिया जाता है जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, ओके। वहां पे भी आपको एग्जाम देकर ही जाना पड़ता है। उसके बाद जो फूड स्टैंडर्ड जो रहता है FSSAI, वहां पे भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर सकते हो, ओके। तो ये जो है आफ्टर ग्रेजुएशन आप ये सब कर सकते हो। जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है यहाँ पे, तो आप ये कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे जिसको फॉरेंसिक लैबोरेटरीज में जाने का सपना है, जैसे कि आपने सीआईडी में देखा है कि फॉरेंसिक लैबोरेटरीज होती है, उसी प्रकार के फॉरेंसिक लैबोरेटरीज हमारे पास हमारे इंडिया में, ओके, महाराष्ट्र स्टेट में भी है, ओके। तो ये फॉरेंसिक लैबोरेटरीज का वर्क कैसा है, ओके, उसके बारे में हम जानेंगे। अलग से वीडियो बनाना चाहेंगे तो आप हमें कमेंट में बताओ कि फॉरेंसिक लैबोरेटरीज में किस प्रकार का वर्क चलता है, ओके। तो उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक्स के ऊपर। जब आपका बीएससी कंप्लीट होता है ग्रेजुएशन, तो आपको एकेडमिक्स में जाना है, तो आपको एमएससी करना जरूरी होता है, ओके। एमएससी करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि बीएससी के ऊपर आप सिर्फ जो स्कूल लेवल तक पढ़ा सकते हो। स्कूल लेवल तक मीन्स क्या, जब आप बीएससी करोगे उसके बाद बीएड करोगे, ओके, तो आप स्कूल को पढ़ा सकते हो, ओके, स्कूल को पढ़ा सकते हो। मगर आपको कॉलेजेस को पढ़ाना है, माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलेज, माइक्रोबायोलॉजी के कॉलेज को पढ़ाना है, 11th 12th साइंस को पढ़ाना है, तो आपको एमएससी करना जरूरी होता है। तो एमएससी के बाद आपको नेट और सेट देनी जरूरी होती है, नेट और सेट। ये सेट जो है महाराष्ट्र स्टेट के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये जो नेट जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो आपको एमएससी के बाद पीएचडी जब करना होता है, तो पीएचडी भी एकेडमिक्स में करनी जरूरी होती है, क्योंकि जब आप एमएससी के बाद जाते हो प्रोफेसर बनने, ओके, तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको यहाँ पे जो स्टाइपेंड दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, वो लगभग 10 to 15,000 तक दी जाती है। इतनी कम सैलरी रहती है, तो आपको वहां पे पीएचडी करना जरूरी होता है। तो जब पीएचडी हो जाती है, तो पीएचडी के लिए आपको जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसको देना पड़ता है। तो नेशनल लेवल के एग्जाम्स कौन से हैं? सीएस, आईआर, नेट, ओके, आईसीएमआर, उसके बाद आईसीएआर, ओके। ये इस प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं, और ये जो आफ्टर एमएससी के बाद आपको देना जरूरी होता है, गेट, ओके। तो ये अलग अलग एग्जाम्स है, मैंने लगभग 12 एग्जाम होते हैं। ये डिटेल में आपको इस एग्जाम्स के नाम जानना है, ओके, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको ये 12 एग्जाम के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो देखो यहाँ पे ये एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे आपने ये एग्जाम क्रैक कर दिए तो आपको गवर्नमेंट एक स्टाइपेंड भी देता है पीएचडी के लिए। आपको मंथली इनकम भी स्टार्ट हो जाता है लगभग 30,000 to 40,000 तक, ओके। तो वो पीएचडी के लिए यहाँ पे हमें फाइनेंशियल हेल्प होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको ये एग्जाम्स जो है यहाँ पे क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरेट भी कर सकते हो। मगर यहाँ पे जब आप ग्रेजुएट होने के बाद आपको पोस्ट डॉक्टरेट तक जाना है, पीएचडी तक जाना है, तो आपको 10 साल का यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, 10 साल तक मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो करियर रहता है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ता है, करियर हमें स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। तो स्टेबिलिटी मिलने के लिए यहाँ पे हमें जो फील्ड है, हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है,
वो चूज करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में ये सब ऐसे इसी प्रकार की फैकल्टीज होती है। ओके, इस प्रकार आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। मगर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में किस किस प्रकार पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप कहाँ के जॉब कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी जब आप करते हो तो आपको फॉरेंसिक साइंस, जैसे मैंने बताया फॉरेंसिक साइंस में आप जा सकते हो। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जब आप पढ़ते हो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, तो आप फार्मास्यूटिकल, फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री आप वहां पे जा सकते हो जॉब के लिए। उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट लैबोरेटरीज होती है वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज होती है, रिसर्च फेलोशिप भी वहां पे मिलती है। तो रिसर्च करना होता है तो आपको पीएचडी करना जरूरी होता है। ओके, उसके बाद आपको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी और जेनेटिक इंजीनियर भी हो सकते हो। उसके बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी कल कंपनी जो रहती है वहां पे भी आप जॉब कर सकते हो। तो ये सब जो फील्ड्स होते हैं यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। मगर यहाँ पे आपको इस फील्ड्स में जॉब करना है, ज्यादा पेमेंट पाना है, तो आपको एमएससी करना जरूरी होता है। बीएससी के ऊपर जो नॉलेज रहता है वो ज्यादा नहीं रहता। एमएससी करने के बाद आपको एमएससी स्पेशल सब्जेक्ट में आप कर सकते हो, जैसे कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, जेनेटिक माइक्रोबियल जेनेटिक्स। ओके, उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म रहता है, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। ओके, ये इस प्रकार के अलग अलग जो वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, ये सब माइक्रोबायोलॉजी जो रहते हैं, ओके, इसके डिफरेंट स्ट्रीम्स जो है उसमें आप क्या कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो। तो मास्टर करने के बाद आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे मास्टर में, एमएससी में आपको चूज करना, तो मास्टर में और एमएससी में आपको चूज करने के लिए मिल जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी के जैसे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।